हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग यूनिट 2 मटेरियल कॉस्टिंग के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक सर हमने मटेरियल कॉस्टिंग में क्या पढ़ा है? मटेरियल कॉस्टिंग में अभी तक हमने कवर किया है कि मटेरियल क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल। उसके बाद हमने बात किया था मटेरियल कंट्रोल के बारे में, जिसमें हमने बात किया था व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। फिर हमने बात किया था स्टेजेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल, जिसमें मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल, मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल, मटेरियल यूसेज कंट्रोल था। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर क्या होता है? उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट के बारे में बात किया था, जैसे कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, परचेज रिक्विजिशन क्या होता है, मटेरियल रिटर्न नोट क्या होता है, गुड्स रिसीव नोट क्या होता है, ये सब हमने बात किया था। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था स्टोर कीपर एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टोर कीपर के बारे में। ओके, फिर हमने बात किया था बिन कार्ड क्या होता है, स्टोर्स लेजर क्या होता है, एडवांटेजेस ऑफ बिन कार्ड, डिसएडवांटेजेस ऑफ बिन कार्ड, स्टोर्स लेजर एंड बिन कार्ड में क्या क्या डिफरेंसेस होता है। ठीक है, आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे, आज की क्लास में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी यानी कि ईओक्यू के बारे में बात करेंगे। ईओक्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है मटेरियल कॉस्टिंग में। अब ईओक्यू क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? देखो, मैंने जैसे बोला कि मटेरियल कंट्रोल के आपके 3 स्टेजेस है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल, मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल, मटेरियल इशू कंट्रोल। अब मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल का मतलब क्या है? जब आप मटेरियल परचेज कर रहे हो तो उस टाइम पे आप मटेरियल कॉस्ट को कैसे कंट्रोल में रख सकते हो। मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल का मतलब क्या है? जब आप मटेरियल को स्टोर करके रख रहे हो तो आप कैसे कंट्रोल एक्सरसाइज करोगे। मटेरियल यूसेजेस का काम क्या है? यूसेज कंट्रोल का मतलब जब आप मटेरियल इशू कर रहे हो फॉर प्रोडक्शन, उस टाइम पे आप कैसे कंट्रोल ऑपरेट करोगे। ओके, अब देखो, मटेरियल जब आप परचेज कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका मेजर ध्यान क्या होना चाहिए कि भाई हमें 3 चीजों में सस्ता मिल जाए, 3 चीजें हमारे कम से कम हो, तो दैट हम क्या करेंगे, मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपका पहला इंपॉर्टेंट है परचेज प्राइस, मैं लिख लू यहां पे परचेज प्राइस। सेकेंड है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, एंड थर्ड आपका अगर मैं बोलूं वो है स्टोरेज कॉस्ट। ओके, मटेरियल के रिलेटेड तो ये तीनों कॉस्ट है ना। अगर आप प्रोक्योरमेंट की ध्यान दोगे तो आपको कितना खरीदना है, कौन से प्राइस पे खरीदना है और कितना क्वांटिटी खरीदना है, सो दैट आपका स्टोर करके रखोगे तो भी कॉस्ट कम आएगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो भी कम आएगा। देखो, आपको कितना यूनिट खरीदना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस हिसाब से आपकी डिसाइड होगा प्राइस कि आपको सप्लायर को कितना पैसा देना है। दूसरा, आपको जो ट्रांसपोर्ट करना है, क्योंकि आपको सप्लायर की लोकेशन से आपकी दुकान तक रॉ मटेरियल लाना है, आपकी गोडाउन तक रॉ मटेरियल लाना है। सप्लायर जहां से आप खरीद रहे हो, जिससे आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, वहां से लेके आपको पूरा का पूरा लाना है कहां तक, आपकी गोडाउन तक। तो उसमें तो भाड़ा लगेगा ना गाड़ी का, तो वो खर्चा, और आपके गोडाउन में लाने के बाद उसे स्टोर करके रखने में जो भी आपकी कॉस्ट जाता है वो आपका स्टोरेज कॉस्ट होगा। सो ये तीनों जहां पे कम होगा आपको मटेरियल वहां पे सस्ता मिलेगा। तो ये जो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी है, इसका काम क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी बोलता है कि एक ऐसा क्वांटिटी, इतना आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे जहां पे आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है एंड आपका स्टोरेज कॉस्ट, ये दोनों क्या होगा, सबसे कम होगा। क्या बोला मैंने? देखो, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जहां पे अगर उस क्वांटिटी को आप परचेज करते हो तो एक बार में आपका जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का कॉस्ट है वो सबसे कम होगा, आज वेल आज आपका स्टोरेज का जो कॉस्ट है वो भी सबसे कम होगा। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा कॉस्टिंग के बुक के लैंग्वेज में चले तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसे बोला जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी कि ऑर्डर करते टाइम आपका क्या क्या कॉस्ट जाता है। क्योंकि सिर्फ गाड़ी का भाड़ा यहाँ पे नहीं है, सिर्फ गाड़ी का जो भाड़ा है वो अकेला कॉस्ट नहीं है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे कॉस्ट एसोसिएटेड। ओके, सिमिलरली स्टोर करके रखने का जो कॉस्ट है वो सिर्फ रेंट नहीं है, उसके साथ भी और बहुत सारे कॉस्ट है। तो इसीलिए
यहां पे बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट को कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो चलो देखते। इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या है? द साइज ऑफ एन ऑर्डर फॉर व्हिच टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। बोल रहा है कि ये एक ऐसा ऑर्डर साइज है जहां पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट बोथ आर मिनिमम, इससे कम कहीं पे नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे परचेस प्राइस की बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि परचेस प्राइस डिपेंड करता है कि सप्लायर हमें कितने प्राइस में देता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों सबसे कम आएंगे, वो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा सर, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है एक बार बता दीजिए। ठीक है, तो हमें पता चलेगा। देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट आर द कॉस्ट व्हिच आर एसोसिएटेड विथ परचेज और ऑर्डर ऑफ द मटेरियल सच एज कॉस्ट टू इनवाइट कोटेशन। देखो, मैंने बोला था ना कि ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं, सिर्फ गाड़ी का भाड़ा नहीं है, इसमें बहुत सारे कॉस्ट आते हैं। नंबर 1, कॉस्ट टू इनवाइट कोटेशन। ओके, कोटेशन इनवाइट करने के लिए जो कॉस्ट, ठीक है, कोटेशन का मतलब क्या है? आप टेंडर वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप डिफरेंट मैगजीन्स वगैरह हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, जिसमें ऐड दे रहे हो, आप सप्लायर को इन्विटेशन दे रहे हो कि आप आइए और हमें अपना कोटेशन दीजिए, हम आपसे रॉ मटेरियल खरीदना चाहते हैं। ओके, डॉक्यूमेंटेशन वर्क लाइक प्रिपरेशन ऑफ द परचेज ऑर्डर। डॉक्यूमेंटेशन वर्क मतलब परचेज ऑर्डर आपको बनाना है, जब आपका कोटेशन फुलफिल हो गया, जब आपका डील हो गया, तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनाना है, तो वो कॉस्ट वो भी आ जाएगा। उसके बाद एक और कॉस्ट जो हम लोग बार बार नेग्लेक्ट करते हैं वो ये कि देखो, आपको सप्लायर की लोकेशन से आपके गोडाउन तक रॉ मटेरियल खरीदना है। ठीक है, सो सप्लायर की लोकेशन से आपके गोडाउन तक जो रॉ मटेरियल खरीदना है, उसके लिए आपको वहां से गाड़ी में रॉ मटेरियल लोड करना है और फिर आपके गोडाउन में अनलोड भी करना है। तो इसके लिए तो लेबर चाहिए होंगे ना। आप जब लोड करोगे तो आपको कुछ वर्कर्स चाहिए, जब आप अनलोड करोगे तो भी आपको लेबर चाहिए, मैन पावर चाहिए। तो इन्हीं जो पेमेंट किया जाता है, यानी कि एम्प्लॉय कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज डायरेक्टली रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट में एंगेज है, उनका जो पेमेंट है वो भी आप पे ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाएगा। क्योंकि जितने बार आप ऑर्डर करोगे, जितने बार आप ऑर्डर प्लेस करोगे, उतने बार आपको ये कॉस्ट करना पड़ेगा, इतने बार आपको एक्सपेंसेस बियर करना पड़ेगा, उतने बार आपको लेबर चाहिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो हमें पता है, वो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट। इंस्पेक्शन करने के लिए अगर हमने किसी को रखा है तो इंस्पेक्शन कॉस्ट भी आएगा, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपका आ जाएगा। तो ये सब आपका आएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट में। क्या क्या आएगा? कॉस्ट टू इनवाइट कोटेशन, डॉक्यूमेंटेशन वर्क लाइक प्रिपरेशन ऑफ द परचेज ऑर्डर, एम्प्लॉय कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोक्योरमेंट ऑफ द मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट। स्टूडेंट्स देखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, मेरा ये फंडा है कि आप इतने डिटेल में पढ़ाई करो कि अगर कोई आपको पूछे कि EOQ क्या है, एक बीकॉम स्टूडेंट को भी आप उसे बहुत अच्छी तरीके से समझा पाओ। ऐसा नहीं कि आप बस फॉर्मूला याद कर रहे हो 2AO/C उसका रूट ओवर, वो नहीं करना है आपको हर चीज डिटेल में पढ़ना है, सो दैट आगे ये जो कॉमर्स वालों का जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही है कि वो लोग डिटेल में अपनी बेसिक लेवल से नहीं पढ़ते, इसके बाद जब वो हायर स्टडीज करने जाते हैं वो क्लियर नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि नहीं हायर स्टडीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जबकि आप वही अकाउंटिंग वही कॉस्टिंग बार बार पढ़ते जा रहे हो, लेकिन जब आप CA करते हो CMA करते हो तो आप क्लियर नहीं कर पाते हो। उसका रीजन ये कि आपका रूट स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको बहुत हाई क्वालिटी टीचिंग हमारी चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि जिस लेवल का प्रोवाइड किया जाता है ना, जब आप CA में करोगे CA करोगे कुछ भी करोगे ना, तो ये जो पढ़ाई है ना ये आपका काम में आएगा। तो अगर आप 30 मिनट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आलोक प्रोफेशनल की चैनल को देखने में, ये 30 मिनट्स बहुत और थे, बहुत और दिए कि आप अपनी कुछ ना कुछ तो लर्निंग करके जाओगे। सही है, चलो जैसे हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट ले लिया यहाँ पे, वहां पे सिमिलरली आपको कैरिंग कॉस्ट भी लेना। अब कैरिंग कॉस्ट का मतलब हमें लगता है कि नहीं सिर्फ जो हमारा गोडाउन है ना उसका जो भाड़ा वगैरह है वही है, नहीं वो नहीं है। कैरिंग कॉस्ट भी यहाँ पे बहुत सारे। देखो कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या बोल रहा है? कैरिंग कॉस्ट आर द कॉस्ट फॉर होल्डिंग कैरिंग कॉस्ट आर द कॉस्ट फॉर होल्डिंग और कैरिंग इन्वेंट्रीज इन द स्टोर, such as cost of fund invested in the inventories,
कॉस्ट ऑफ द स्टोरेज, इंश्योरेंस कॉस्ट, ऑब्सोलेंसेस एक्सेट्रा। देखो कैरिंग कॉस्ट में क्या आता है, एक तो है कि इन्वेंट्रीज को स्टोर करने के लिए जो कॉस्ट है वो आएगा, कॉस्ट ऑफ द फंड इन्वेस्टेड इन द इन्वेंट्रीज, ये भी एक बहुत बड़ा कॉस्ट है। देखो सपोज मेरे पास 10 लाख रुपए थे, मेरे पास कितने थे पैसे, 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए का मैंने क्या किया, रॉ मटेरियल खरीद लिया, मैंने अपने पैसे से 10 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीद लिया। अब ये जब तक वो रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाते, जब तक वो मैं मार्केट में कस्टमर को नहीं बेच देता, ये 10 लाख मेरे रिकवर होंगे क्या, नहीं सर रिकवर नहीं होंगे, ये तो फंसे रहे, ये तो मेरे बिजनेस में ही फंसे हुए रॉ मटेरियल में। अब ये सिमिलर पैसा अगर मैं किसी एफडी में इन्वेस्टमेंट कर लेता, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता, तो मुझे पैसा मिलता, मुझे थोड़ा बहुत इनकम होता, दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोज 10-12 हजार का भी पैसा मिलता, तो वो 10-12 हजार भी मेरा क्या है, कैरिंग कॉस्ट में आ जाएगा। सपोज मैंने ये 10 लाख किसी से उधार लिया है, 10 लाख किसी से लोन लिया है, जिसकी एनुअल इंटरेस्ट है 1 लाख रुपए, तो ये जो 1 लाख रुपए हुआ, ये भी क्या है, मेरा कॉस्ट है, ये भी मेरा कॉस्ट है। क्यों, क्योंकि मुझे ये इंटरेस्ट पे करना है, जब तक ये इन्वेंट्रीज फंसे रहेंगे तब तक क्या करूंगा, मैं पे नहीं कर पाऊंगा। तो कैरिंग कॉस्ट में और भी क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ द फंड इन्वेस्टेड इन द इन्वेंट्रीज, जितना आपने इन्वेंट्रीज में पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसका जो कॉस्ट है, उसका जो इंटरेस्ट वगैरह है, वो भी क्या होगा, आपके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ द स्टोरेज, आपको पता है रेंट वगैरह जो होता है वो सबसे बड़ा कॉस्ट है। अच्छा इंश्योरेंस कॉस्ट, देखो इंश्योरेंस, अगर आपकी गोडाउन में कोई माल पड़ा हुआ है ना, तो उसका इंश्योरेंस तो करना है ना, क्योंकि अगर आग वाग लग गया ना, ऑब्सोलेट हो गया ना, तो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। गलती से अगर कहीं फायर इंसिडेंट हो गया तो पूरा का पूरा लॉस है, इसीलिए आपको क्या करना है, इंश्योरेंस कॉस्ट भी लेना है। उसके बाद आपको लेना है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मतलब अगर आपका रॉ मटेरियल पुराना हो गया और उसका कुछ वैल्यू नहीं है, तो उसका भी आपका जो कॉस्ट है वो आपका कैरिंग कॉस्ट में आ जाएगा। सो कैरिंग कॉस्ट में क्या आएगा, कॉस्ट इन्वेंटेड, कॉस्ट इन्वेस्टेड इन द इन्वेंट्रीज, कॉस्ट ऑफ द फंड इन्वेस्टेड इन द इन्वेंट्रीज, कॉस्ट ऑफ द स्टोरेज, इंश्योरेंस कॉस्ट एंड ऑब्सोलेंसेस। ओके, ये तो सर हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला। हमें ये बताइए कि ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है। देखो ईओक्यू का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, आप में से किसी ने तो पढ़ा होगा ये। इसका फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल चाहिए, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करने में आपका कितना कॉस्ट जाता है। एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यानी कि एक प्रोडक्ट का, अगर एक प्रोडक्ट एक यूनिट आपकी गोडाउन में रहता है पूरे साल भर, तो उसका कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, एक है एनुअल रिक्वायरमेंट, कितना आपको रॉ मटेरियल चाहिए। दूसरा है कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो आपको कितना कॉस्ट देना पड़ रहा है, उसमें सब कुछ आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगा, लेबर चार्जेस भी आएगा, सब कुछ आएगा उसमें। ओके, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एक बार अगर एक यूनिट अगर आप पूरे साल भर में अपनी गोडाउन में रखते हो तो आपको कितना कॉस्ट देना पड़ता है और उसका कितना कॉस्ट आता है। ठीक है, अगर इसे हम सिंबलिकली लिखे तो 2AO, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2AO डिवाइडेड बाई C, इसका होल रूट ओवर, 2AO डिवाइडेड बाई C, इसका होल रूट ओवर। Where A स्टैंड फॉर एनुअल डिमांड, ए का मतलब क्या है, एनुअल डिमांड, यानी कि पूरे साल में कंपनी को कितना रॉ मटेरियल चाहिए। दूसरा है कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर प्लेस करने में आपका कितना कॉस्ट जा रहा है, ओ। सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट, इट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ कैरिंग एवरेज इन्वेंट्री ऑन एनुअल बेसिस, एक यूनिट रखने के लिए आपका कितना खर्चा आ रहा है, एवरेजली अगर एक यूनिट आपकी गोडाउन में रहता है तो उसका कॉस्ट कितना आ रहा है। अब देखो ये तो फॉर्मूला हो गया। सर क्या ये फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये किसी ना किसी ने तो बनाया होगा ना। ये जो 2AO बाई C इसका रूट ओवर है EOQ का फॉर्मूला, ये किसी ना किसी ने तो बनाया होगा, और उसने कैसे बनाया होगा, कुछ ना कुछ तो लॉजिक हुआ होगा इसका। देखो इसका एक बहुत अच्छा लॉजिक है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन हम लोग करने वाले।
ठीक है, क्लासेस लंबा होगा लेकिन आपको पूरा देखना है अगर इसका डेरिवेशन आपको सीखना है तो। ठीक है, चलो अब इसमें ईओक्यू कैलकुलेशन के टाइम पे कुछ एग्जेम्पशंस है, यानी कि कुछ अजम्पशंस है। कुछ अजम्पशंस का मतलब क्या है सर, यानी कि कुछ पॉइंट्स है जो कि हम मान लेंगे कि ये है, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन हम कॉस्टिंग में बहुत सारे अजम्पशंस लेते हैं। कॉस्टिंग में अगर आप अजम्पशंस नहीं लोगे तो आपका जो फॉर्मूला है ना, कॉस्टिंग में जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन कॉस्टिंग के जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है, जो फॉर्मूला इन्वेंशन किया गया है, वो मेजरली इस बेसिस पे किया गया है कि बिजनेस अगर कांस्टेंट है, ये सारे कंडीशन फुलफिल करते तो ही हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो ये जो ईओक्यू है ना, ईओक्यू को यूज करने के लिए भी एक सर्टन कंजप्शन मतलब सर्टन अजम्पशन से, क्या वो अजम्पशन से, देखो 4 अजम्पशन से। नंबर 1, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आर नोन एंड दे आर फिक्स्ड। देखो सबसे बड़ा जो झूठ है ना, देखो अजम्पशंस को आप ऐसे समझ सकते हो कि झूठ, दुनिया में ऐसा नहीं होता है लेकिन आप मानते हो कि नहीं भाई ऐसा ही होगा। अजम्पशंस बेसिकली क्या होता है, अजम्पशंस ये वाला बोलते हैं कि भाई देखो हम जो बोल रहे हैं वही होगा, दुनिया में शायद वो चीज एग्जिस्ट नहीं करते हो लेकिन हम बोल रहे हैं ना इसलिए ये होगा। तो ये जो ईओक्यू का फॉर्मूला है ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ये सारे कंडीशंस हम मान लेंगे कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। नंबर 1 बोल रहा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट, कितना ऑर्डर का कॉस्ट होगा, कितना कैरिंग कॉस्ट होगा पूरे साल भर में, ये हमें पता है, ये पहले से ही हमें पता है कि भाई हम अगर ऑर्डर करेंगे तो कितना कॉस्ट होगा। लेकिन सोचो जरा प्रैक्टिकली जरा सोचो कि आपने कुछ लोगों को, आपने गाड़ी आप एक जगह से ऑर्डर कर रहे हो, गाड़ी का जो भाड़ा है वो हमेशा फिक्स रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना, कभी ऊपर हो सकता है, कभी नीचे हो सकता है, कभी आपको गाड़ी सस्ते में मिल सकता है, कभी बहुत कॉस्टली मिल सकता है। जो लेबर है वो क्या हर बार एक ही पैसा लेंगे? एक बार आपने ऑर्डर किया, दूसरी बार क्या सेम लेबर आएंगे? नहीं आएंगे। तो यहां पे ये मान ले रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम रिमेन्स कांस्टेंट एंड दे आर वेल नोन। पहले से ही हमें पता है एंड वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकते। दूसरा, एंटिसिपेटेड यूसेज ऑफ मटेरियल इज नोन। देखो भाई कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे पहले से ही पता है कि हम इतना ही रॉ मटेरियल यूज करेंगे? भाई थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे तो हो सकता है ना, एग्जैक्ट तो आप नहीं बता सकते कि हम 1 लाख यूनिट बनाएंगे, हम 2 लाख यूनिट बनाएंगे, उससे ऊपर भी हो सकता है, उससे नीचे भी हो सकता है। तो एनुअल कंजप्शन, आपको कितना रॉ मटेरियल पूरे साल में चाहिए आप कैसे बता सकते हो? ईयर के स्टार्टिंग में, साल के स्टार्टिंग में आप कैसे बता सकते हो कि आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे ये भी मान रहे कि नहीं भाई हमें पता है कि हमें कितना चाहिए पूरे साल भर में। ओके, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज कांस्टेंट एंड इज वेल नोन। अच्छा देखो कितने रुपए में हम रॉ मटेरियल खरीद रहे वो भी यहाँ पे फिक्स है और वो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। हमें पहले से ही पता है कि प्राइस कितना है और वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। द क्वांटिटी ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल इज रिसीव्ड इमीडिएटली, दैट इज 0 लीड टाइम। और एक जो झूठ ये बोल रहा है कि भाई आपने ऑर्डर प्लेस किया और वो इमीडिएटली आ गया, आपने ऑर्डर प्लेस किया और वो इमीडिएटली आ गया, ठीक है। तो इससे बोलते कि 0 लीड टाइम। 0 लीड टाइम मतलब आपने बुलाया वो सुपरमैन की तरह आ गया पूरा का पूरा, ठीक है। सुपरमैन जैसे 1 मिनट में पहुंच जाता है ना, उसी तरह से कि आपने ऑर्डर किया कि भाई मुझे 50,000 यूनिट चाहिए, 50,000 केजी का रॉ मटेरियल चाहिए, वो इमीडिएटली लाया और आपके पास रख दिया। ये भी तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये 4 अजम्पशंस है जिसकी बेसिस पे आपका जो फॉर्मूला है यूक्यू का वो टिका हुआ है। 2AO/C ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमेशा करेक्ट आंसर नहीं देगा, ये तभी करेक्ट आंसर देगा जब ये अजम्पशंस आप मान लोगे, जो उसका जो कंडीशन है ना, उसकी जो शर्तें अगर वो मान लेते हो तभी ये एप्लीकेबल होगा। सही है, बिल्कुल सर। चलो अब इसके बाद सर हमें जरा बताइए कि ये जो 2AO/C है ये फॉर्मूला आया कैसे? ठीक है, देखो थोड़ा सा लंबा जाएगा 10-12 मिनट का, लेकिन आपको समझना है। ओके चलो चलो अब देखो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? EOQ का। EOQ के हमारा फॉर्मूला है 2AO
डिवाइडेड बाई सी और इसका होल रूट ओवर। ठीक है, वेयर ए स्टैंड फॉर एनुअल डिमांड, ओ स्टैंड फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी स्टैंड फॉर कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और पर एनम। ये हमने लिख लिया है। देखो हमारा पॉइंट है कि एट ईओक्यू द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट and total carrying cost at EOQ, total ordering cost and total carrying cost both are minimum। ठीक है, both are minimum। अच्छा सर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा आपका, एक बार निकाल लेते हैं। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट सर कितना होगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा? देखो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सर एक बात बताइए कि पूरे साल में और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा? देखो पूरे साल में आप कितना ऑर्डर कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय एक बार ऑर्डर करने पे कितना खर्चा है। तो पूरे साल में सर आप कितना ऑर्डर कर रहे हो? पूरे साल में हमें चाहिए एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय एक बार में हम कितना ऑर्डर कर रहे हैं ईओक्यू। पूरे साल में अगर सपोज एक एग्जांपल ले लेते कि हमारा जो ईओक्यू है वो है 2000 यूनिट और हमें चाहिए पूरे साल भर में कितने आइटम्स, हमें चाहिए पूरे साल भर में 1 लाख केजी ऑफ रॉ मटेरियल। ईओक्यू कितना है 2000 केजी, तो हमें कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा 50 बार। ठीक है, तो इसीलिए हमें लेना है एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू। अच्छा ईओक्यू को हम क्या करेंगे, क्यू ले लेंगे और एनुअल डिमांड का तो शॉर्ट फॉर्म जो है वो ए है और ऑर्डरिंग कॉस्ट तो यहां पे आ जाएगा आपका, यहां पे आपका आ जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर हम यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ये आ जाएगा आपका ए एनुअल डिमांड, ईओक्यू का आप ले लेते हैं क्यू एंड ये आपका क्या आ जाएगा ओ, यानी कि आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा ए ओ डिवाइडेड बाई क्यू। ठीक है, ये आपका है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ए ओ डिवाइडेड बाई क्यू। ओके, सिमिलरली अगर हम कैरिंग कॉस्ट की बात करें, कैरिंग कॉस्ट क्या बोल रहा है? कैरिंग कॉस्ट का मतलब है, कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि एवरेज इन्वेंट्री इन ए ईयर इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब एक आइटम को आपको गोडाउन में रखने के लिए, कितना खर्चा आ रहा है, जिसका मतलब है सी हमारी क्वेश्चन में दिया होगा। सी का मतलब क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और कितना यूनिट हमारे पास होगा साल भर में, हमारे पास एवरेज कितना स्टॉक होगा हमारी गोडाउन में। देखो हमारी गोडाउन में ओपनिंग में स्टॉक कितना होगा, हम ईओक्यू मंगा रहे हैं। ईओक्यू का मतलब क्या है कि एक बार में हम सपोज 2000 यूनिट हमारा ईओक्यू है, 2000 केजी हमारा ईओक्यू है, तो हम 2000 यूनिट मंगाएंगे, वो खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा हम 2000 केजी मंगाएंगे, फिर वो खत्म होगा, फिर दोबारा मंगाएंगे, ऐसे हमारा चलता जाएगा। सही है, तो हमारे पास सपोज सोचो कि हमारे पास हर एक टाइम पे हमारे पास हाईएस्ट स्टॉक कितना होगा ईओक्यू, यानी कि जितना हम मंगा रहे हैं एक बार में, और लोएस्ट कितना होगा सर 0, क्योंकि हमारे पास ईओक्यू सपोज कुछ भी हो, 2000 हो 3000 हो कुछ भी हो, हमने मंगाया वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक अजम्पशन क्या है कि लीड टाइम ही 0, जब भी हम ऑर्डर करेंगे मटेरियल तुरंत आ जाएगा हमारे पास, तो इसीलिए हमारे पास स्टॉक भी क्या होगा 0, तो ईओक्यू प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा एवरेज आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ओपनिंग में हमारे पास कितना है ईओक्यू, क्लोजिंग में हमारे पास कितना है 0, तो डिवाइडेड बाई 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट कितना है सी।
अच्छा ईयू क्यू का मतलब क्या है, हमने लिया था यहाँ पे क्यू, तो ये आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी, यानी कि क्यू सी डिवाइडेड बाई 2। सही है। तो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और हमारे पास आ गया टोटल कैरिंग कॉस्ट। हमारे पास आ गया टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड हमारे पास आ गया टोटल कैरिंग कॉस्ट। अब ईयू क्यू एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट बोथ आर मिनिमम। सो हम लिख सकते हैं एओ डिवाइडेड बाई क्यू प्लस क्यू सी डिवाइडेड बाई 2। अब ईयू क्यू वहां पे होगा, इससे ले लेते 0। ठीक है, एओ बाई क्यू प्लस क्यू सी बाई 2, इसे हम ले लेते 0। ओके, अब देखो अगर हम इसका फास्ट डेरिवेटिव लेंगे ना, इफ वी कैलकुलेट फास्ट डेरिवेटिव ऑफ एबोव इक्वेशन, अब ये जो इक्वेशन है इसका अगर हम फास्ट डेरिवेटिव निकालें, सर अभी हमें मैथ भी आप पढ़ाएंगे क्या, डेरिवेटिव निकालना सिखाएंगे? बिल्कुल। देखो डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, ऐसा आपको पता होगा, डी बाई डी एक्स। अगर एक्स का हमें डेरिवेटिव निकालना है, डी बाई डी एक्स टू द पावर एक्स, तो इसका हम कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव? आपको पता है कि एक्स 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, सॉरी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, एक्स टू द पावर 0 आ जाएगा, और एक्स टू द पावर का मतलब है 0। तो डेरिवेटिव में मैं आपको कुछ सिंपल रूल्स बताता हूं। डेरिवेटिव में जो रूल्स है वो क्या है, अगर डी बाई डी एक्स, एक्स का हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं जिसका पावर 1 है, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 1। क्योंकि जो बेसिक फॉर्मूला है डेरिवेटिव का वो ये है डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर एन, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? एन इंटू एक्स एन माइनस 1, ये है डेरिवेटिव का फॉर्मूला। ठीक है, जो भी पावर में होगा वो आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर से आप एक माइनस करोगे, तो इसे बोलते हैं फास्ट डेरिवेटिव। तो x टू द पावर n कैसे निकलेगा आपका? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यह आपका आ जाएगा पहला डेरिवेटिव। सो इस हिसाब से x टू द पावर 0 आपका कितना आ जाएगा? 1। x टू द पावर 2 अगर मैं बोलूं तो वो कितना आ जाएगा? 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, यानी कि 2x आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, ये आप क्या करिए, ऐसे फॉर्मूला याद कर रखिए, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो इस हिसाब से आपका डेरिवेटिव निकलेगा। सर एक बात बताइए, अगर एक्स टू द पावर माइनस 1 है तो एक्स टू द पावर माइनस 1 है तो कैसे आ जाएगा? बहुत ही सिंपल है, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका पहले तो माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1, यानी कि माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2, यानी कि एक्स टू द पावर एक्स बाई 2 स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, ऐसे आपका आ जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव। ओके, सो एक्स टू द पावर माइनस 1 को कभी कभी आप ऐसे भी लिखते हो ना, 1 बाई एक्स, तो ये भी आप उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ओके, चलो अब हम डेरिवेटिव निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे ये जो इक्वेशन है इसका। अब इसका इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालने के लिए देखो हमें लेना है डी बाई डी क्यू, जैसे हम एक्स का निकालते हैं यहाँ पे क्यू का निकालेंगे, तो एओ डिवाइडेड बाई क्यू प्लस क्यू सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। अच्छा एक और चीज जो हमें डेरिवेटिव में आपको बताना है, सपोज यहाँ पे आपका 2x है, 2x स्क्वायर, इसका अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो अगर कांस्टेंट नंबर कोई है तो वो पहले बाहर आ जाएगा, यानी कि डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर, इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहले 2 बाहर आ जाएगा, उसके बाद 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, यानी कि आप यहाँ पे आ जाएगा 4x। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट नंबर है ये क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये वाला जो आएगा इसे हम अलग कर लेते हैं, डी बाई डी क्यू उस साइड हम लोग करते। चलो एक और पेज हम यहाँ पे ऐड कर लेते, डी बाई डी क्यू इंटू ए क्यू एओ इंटू 1 बाई क्यू प्लस 2c डी बाई डी क्यू
इंटू 2c इंटू 1/2c सॉरी c/2 c/2 इंटू क्यू। ओके, सो एओ तो बाहर आ जाएगा। अभी हमने 1/x का डेरिवेटिव निकाला था, यहां पे आपका कितना आ जाएगा, 1/q का डेरिवेटिव कितना होगा, x टू द पावर q टू द पावर -1 है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं q टू द पावर -1 है ये d/dq का, प्लस यहां पे आपका क्या आ जाएगा d/dq इंटू c/2 इंटू क्यू। ठीक है, तो यहां पे हम निकाल सकते एओ इंटू -q² -q टू द पावर -2 प्लस यहां पे आ जाएगा c/2 इंटू d/dq का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते एओ इंटू -1/q² प्लस c/2। अब इसे हम 0 0 तो लिख ही लेंगे, यहां पे भी 0 यहां पे भी 0, सही है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, -AO डिवाइडेड बाई q² प्लस c/2 इक्वल टू 0। सो अगर हम यहां पे लिखे कि c/2 इक्वल टू AO डिवाइडेड बाई q², ओके, सो यहां पे हम लिख सकते हैं c इंटू q² इक्वल टू 2AO, q² इक्वल टू 2AO डिवाइडेड बाई c। ठीक है, यानी कि q इक्वल टू 2AO डिवाइडेड बाई c इसका होल रूट ओवर। सो q स्टैंड फॉर EOQ, EOQ का मतलब क्या है, 2AO डिवाइडेड बाई c इसका होल रूट ओवर, प्रूव्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये आप आराम से कर सकते हो, ये जो इक्वेशन है वो मैथ से आया है तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। हमने कुछ नहीं किया, हमने ये वाला फॉर्मूला ले लिया कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, उनका फास्ट डेरिवेटिव निकाला। अगर आप ये वाला इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाल लोगे तो आपका आराम से जो है वो ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप इस इक्वेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो सर यहां पे हमारा EOQ का जो फंडा है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। EOQ में हमने क्या पढ़ा, EOQ का फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, EOQ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2-3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मटेरियल कॉस्टिंग में। सो होपफुली आज का ये जो क्लास है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस है उन्हें शेयर करिए। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो। ये जो नोट्स है मैं आपको ये शेयर कर लूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, टाटा बाय बाय।